हेलो फ्रेंड्स, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के इस लेक्चर्स में हम लोग आज देखने वाले हैं सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि रैंक और सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस के बीच का रिलेशन क्या होता है, कैसे इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होते हैं, इंडिपेंडेंट इक्वेशंस क्या होते हैं, और फाइनली सॉल्यूशन कैसे फाइंड होता है सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस में। कब इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, कब एक सिंगल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, या फिर उसे ट्रिवियल सॉल्यूशन कब कहते हैं और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब कहते हैं, और रैंक ऑफ द मैट्रिसेस का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन से क्या रिलेशन है। इन सारी बातों पर हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस फॉर ax इक्वल टू 0 इफ परफॉर्मिंग, इससे हमने पहले ही लेक्चर्स में देख लिया था कि जब ax इक्वल टू 0 होता है, b वाला जो मैट्रिक्स होता है, अगर ये मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स इक्वल हो जाता है तो हम इस इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहते हैं। और अब हम इस लेक्चर्स में इससे आगे बात करने वाले हैं। सो इफ परफॉर्मिंग एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ओवर द कोफिशिएंट मैट्रिक्स देन सिस्टम इज रिमेन अनचेंज्ड। सबसे पहले हम लोगों ने कोफिशिएंट मैट्रिक्स देखा था, जो ये मैट्रिक्स ए आया था और इसके साथ ये वेरिएबल एक्स था, एंड दिस इज द, अगर होमोजेनियस के सेंस में बात करें तो ये जो लास्ट वाला बी वेक्टर था वो जीरो वेक्टर था। तो इस मैट्रिक्स को हम लोगों ने कोफिशिएंट मैट्रिक्स, एसोसिएटेड मैट्रिक्स कहा था। सो उसी मैट्रिक्स की बात हो रही है कि अगर हम इस एसोसिएटेड या कोफिशिएंट मैट्रिक्स पे अगर कोई रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करें, ठीक है, तो इसके सिस्टम्स में कोई चेंज नहीं होता है, सिस्टम के सॉल्यूशंस में कोई चेंज नहीं होता है। मतलब आप रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन कर सकते हैं, इससे आपके सिस्टम के सॉल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो वहीं लिखा गया है यहाँ पे कि ax इक्वल टू 0 है, तो आफ्टर अप्लाइंग ऑपरेशंस, जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन अप्लाई किया तो एक इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ए मिलेगा। तो कुछ ऑपरेशन करने के बाद दूसरा मैट्रिक्स मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप रो ऑपरेशन करेंगे तो नीचे कुछ रो जीरो मिल जाएगा, इक्लोन फॉर्म में सिंपली आएगा। सो अब जब ये कुछ जीरो बन जाएगा फिर यहाँ पे, तब हमें क्या होगा, सोल्यूशन निकालने में आसानी होगी। और उसके बाद जो ये वैल्यू आएगा एक्स का, x1 x2 x3 xn का, ये सॉल्यूशन ही हमारा सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो अब यहाँ ए जो मैट्रिक्स था, अगर हमने सपोज किया कि ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ m क्रॉस n एंड x इज अ n क्रॉस 1 वेक्टर, क्योंकि जब ये m क्रॉस n का होगा और सिस्टम मल्टीप्लाई करने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए, तो इसलिए इसे n क्रॉस 1 का ही होना होगा, एंड देन दिस बी द ऑलवेज जीरो। एंड अब हम बात करते हैं कि जब रैंक ऑफ ए क्या होगा। ये जो है रैंक ऑफ ए, दिस इज अ एसोसिएटेड मैट्रिक्स, एंड रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या होगा, अगर m क्रॉस n मैट्रिक्स है तो इसे रैंक थ्योरी के पहले ही लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था, इंट्रोडक्शन ऑफ रैंक में, कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है भाई, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम से छोटा होता है। सबसे पहला ही प्रॉपर्टी था, तो वहीं एक बार हमने रिवाइज किया है यहाँ पे कि रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। सो अगर m जब ग्रेटर हो n से, क्या है, m क्रॉस n का मैट्रिसेस है, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है, m क्रॉस n का है, और हमने कंडीशन डाल दिया कि m इज ग्रेटर देन n। m क्या है यहाँ, नंबर ऑफ रो है, n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है। जब n क्या है, m क्या है, बड़ा है और n छोटा है, सो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो इसमें कुछ रो जीरो बनेगा, ठीक है, कुछ रो जीरो बनेगा। तो उस बात को थोड़ा सा यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है कि जब हम रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है तो उसके अंदर 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो उसके अंदर एक रो को तो जीरो बनना ही बनना होगा, क्योंकि उसके अंदर स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनेगा वो तो 2 क्रॉस 2 का ही बन सकता है, 3 क्रॉस 3 का तो नहीं बन सकता है। और स्क्वायर सब मैट्रिक्स से ही रिलेटेड रैंक होता है। इफ, चलिए अब आते हैं पॉइंट्स पे, कि इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन अगर ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन सिंगुलर का क्या मतलब है, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, दैट इंप्लाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट। क्या हुआ, ए इनवर्स एग्जिस्ट किया, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। चलिए अब ए एक्स इक्वल टू 0, दिस इज द सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन, एंड ये मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर है, तो इसका मतलब इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट किया है, तो ए इनवर्स हम दोनों तरफ ऑपरेट कर सकते हैं। जब हमने ए इनवर्स ऑपरेट किया तो ये क्या हो गया, आई एक्स, ठीक है, ये दोनों ए इनवर्स एंड ए कंबाइन होके क्या बन गए, आई, देन आई एक्स इक्वल टू 0, सो एक्स इक्वल टू 0 इज अ ओनली सोल्यूशन। मतलब कंक्लूजन क्या निकल के आया, जब
एसोसिएटेड मैट्रिक्स का रैंक या कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर हो, ठीक है, या दूसरे शब्दों में कहें तो इसका जब इसका डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉन जीरो हो, तो उस समय जो सॉल्यूशन होता है इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होता है, और वो सॉल्यूशन केवल और केवल x इक्वल टू 0 होता है, इसके पास और कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। इफ रैंक ऑफ a इक्वल टू r इज लेस देन n, अगर रैंक ऑफ द मैट्रिसेस a n से छोटा हो जाए, क्या हो जाए, n से छोटा हो जाए, नंबर ऑफ वेरिएबल से छोटा हो जाए, उस कंडीशन में इसके पास नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशन कितने होते हैं, r, ठीक है। नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशन कितने होंगे, r, और नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कितने होंगे, n माइनस r। नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन का मतलब जैसे हम लोग पिछले लेक्चर्स में देखा था कि t एक वेरिएबल आया था, तो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन के पार्ट में आता है, वो होगा n माइनस r। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे, उसमें सब कुछ क्लियर करेंगे कि ये पॉइंट्स क्या क्या हैं, अभी देखते चलते हैं। सो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस रैंक ऑफ द मैट्रिसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और कई बार, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है हर जगह इससे, ठीक है। चलिए, अब होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज आइदर ओनली वन सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ऐसा नहीं हो सकता है कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के आपके पास 2 सॉल्यूशन मिल जाए, 3 सॉल्यूशन मिल जाए, 4 सॉल्यूशन मिल जाए, हाँ, लेकिन एक कंडीशन है वहां पे, फील्ड आर, क्यू और सी पे बात हो रही है, इनफाइनाइट फील्ड पे, ठीक है। अगर फील्ड ही फाइनाइट हो जाए तो फाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, ये पॉइंट भी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन जब इनफाइनाइट फील्ड से मेंबर ले रहे हैं आप मैट्रिसेस के, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आपके पास एकदम 2 डिस्क्रीट सॉल्यूशन मिल गया, 3 डिस्क्रीट सॉल्यूशन मिल गया, यानी कि आपने कोई सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन 3x3 का लिया है, मतलब 3 वेरिएबल हैं और 3 इक्वेशन है, तो ऐसा नहीं कि 1 2 3 उसके सॉल्यूशन मिल गए, एक सॉल्यूशन फिर ऐसा, ठीक है, और 2 3 4 मतलब 2-3 सॉल्यूशन मिल गए, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं मिल सकते हैं। अगर फील्ड इनफाइनाइट हो तो या तो एक सॉल्यूशन मिलेगा या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। चलिए, अब हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन है कि x प्लस 2y प्लस 3z वाला इक्वेशन है, 2x माइनस वाई प्लस जेड दूसरा इक्वेशन है, और 3x प्लस 4y 3x प्लस वाई प्लस 4z ये तीसरा इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम सिंपली अब उस मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब क्या हो गया, यहाँ के कोफिशिएंट को लिख देना है। ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स नाम से ही बहुत क्लियर है कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे फॉर्म होगा। तो 1 2 3 1 2 3 2 माइनस 1 1 और 3 1 4, ठीक है। एंड एक्स वाई जेड ये कैसे आता है हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में देख लिया है, तो अगर आपको कंफ्यूजन हो तो वहाँ पे देख सकते हैं कैसे आया ये, ठीक है। अब हम यहाँ पे रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। क्या किया मैंने कि R2 में R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके R2 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर R1 में 3 से मल्टीप्लाई करके R3 में सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें क्या मिला 1 2 3 0 माइनस 5 एंड 0 माइनस 5। अब तो बहुत सिंपल दिख रहा होगा कि इसे R3 माइनस R2 कर दीजिए तो एक रो 0 बन जाएगा। मतलब आपको रो इक्लोन फॉर्म में फिर से अप्लाई करना है, और जब आप मैक्सिमम रो इक्लोन फॉर्म में आप ले आए अगर इसको, तो इसके बाद आपको करना है क्या, आप सिंपली इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 0, दूसरा ये रो ये कॉलम, तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम जब करें माइनस 5y माइनस 5z इक्वल टू क्या हो गया 0, और तीसरा में तो कुछ है ही नहीं, तो 2 ही इक्वेशन आए हमारे पास। इस इक्वेशन को अब हम क्या लिख सकते हैं, y प्लस जेड, इक्वेशन 1 हो गया, दिस इक्वेशन भी 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 अब हम सपोज कर लेते हैं, मेरे पास 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, सॉल्व करना है। हम सपोज कर लेते हैं कि t इक्वल टू क्या है, z इक्वल टू t मान लिया, और यहाँ पे z और t जो है वो कहाँ का मेंबर है, r का मेंबर है। सो y इक्वल टू, अब इस इक्वेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, z इक्वल टू हमने t सपोज किया, एक इक्वेशन हमने सपोज किया है, एक वेरिएबल सॉरी z इक्वल टू t, देन दिस इक्वेशन से y इक्वल टू क्या हो गया माइनस t, एंड ये तो 2 के वैल्यू मिल गए, x इक्वल टू वाई इक्वल टू माइनस टी एंड z इक्वल टू t। अब ये वैल्यू हम कहाँ रख रहे हैं, ये वैल्यू हम रख रहे हैं इस इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में जैसे ही हम वैल्यू रखें तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 क्या था, x माइनस 2y प्लस 3z, तो z का वैल्यू t रख दिया, y का वैल्यू x प्लस 2y था, y का वैल्यू माइनस t रख दिया तो माइनस 2t हो गया, और x तो यहाँ से x का वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो x का वैल्यू क्या आएगा माइनस t, ठीक है। तो अब हमें तीनों वेरिएबल एक ही फॉर्म में मिल गए, वो फॉर्म क्या था
टी माइनस टी एंड टी, तो इसका सोल्यूशन क्या हो गया, टी माइनस 1 1 एंड 1, ठीक है। अब ये फिर इसके पास कितने सोल्यूशन हो गए, इनफाइनाइट सोल्यूशन। जैसे ही कोई वेरिएबल आ गया, मतलब अगर एक सोल्यूशन होगा तो वो सिर्फ 0 0 0 ही होगा, वरना इसके पास कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता है कि इसके पास 2 सोल्यूशन हो, 3 सोल्यूशन और 4 सोल्यूशन हो, अगर फील्ड इनफाइनाइट की बात हो। हाँ, फील्ड फाइनाइट की बात हो, अगर जेडपी पे फील्ड ले रहे हैं आप, हाँ, तब अगर ये जेडपी पे जैसे ही लीजिएगा तो 80 ही अलाउ हो जाएगा कि भाई इसके पास अगर Z5 ले रहे हैं तो 1, अगर यहीं पे हम बात कर लें कि -1 एंड 1 आया, और टी अगर आपका जेडपी का मेंबर है, कहाँ का मेंबर है, जेडपी का मेंबर है, तो इसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ पी एलिमेंट है, तो ऑब्वियस सा बात है ये पी सॉल्यूशंस ही दे पाएगा इसके, ठीक है। तो वहाँ कोई वो नहीं है, ये इनफाइनाइट फील्ड पे बात हो रही है कि इट हैज अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। सो अब हम ये चेक कर लें कि इसके पास नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन क्या आया, जो हम इस पॉइंट की बात कर रहे थे, 2 पॉइंट्स की, कि एंड नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशन एंड नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या सॉल्यूशन। नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशन सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या होता है। देखिए, जब हमने इस मैट्रिक्स का रैंक निकाला तो इस मैट्रिक्स का रैंक कितना आया, 2, तो इसके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशन कितने हैं, 2। ये हो गया इक्वेशन, किसके बराबर होंगे, रैंक के इक्वल। अब नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कितना आया, 1। सोल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब एक ही ऐसा वैल्यू है जो मूव करने के लिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 और 3 वेरिएबल आगे आने वाले एग्जांपल्स में हम लोग देखेंगे कि एक ही सोल्यूशन में 2 या 3 वेरिएबल आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो नंबर ऑफ हाँ इंडिपेंडेंट सोल्यूशन अब कैसे निकालते हैं, क्या हमें हर बार इतना नहीं का सॉल्व करना पड़ेगा इसको, नहीं, आप सिंपली निकाल सकते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस रैंक। आप सिर्फ मैट्रिसेस का रैंक निकाल लीजिए, फिर हम वहीं पहुंच गए रैंक ऑफ द मैट्रिसेस में, कि आप रैंक निकालिए। हर जगह इंपॉर्टेंट है कि रो इक्लोन फॉर्म आपको आता है या नहीं आता है, और रैंक निकालने आता है या नहीं आता है। तो जब आपको नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन पूछा जाए तो आप नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस रैंक कर दें तो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन मिल जाएगा। और नंबर ऑफ, चलिए अब ये बात जो हम कब से आपको बता रहे हैं कि फील्ड एफ ओवर विच द सोल्यूशन ऑब्टेन इच इनफाइनाइट फील्ड द आर सी क्यू एंड दिस आल्सो सेड टू बी नंबर ऑफ सोल्यूशन बी इनफाइनाइट। और जब कब, जब रैंक ऑफ ए कम हो, कब, जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स है। इनफाइनाइट सोल्यूशन सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस के बाद सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस के पास इनफाइनाइट सोल्यूशन कब आते हैं, जब रैंक ऑफ ए जो है वो नंबर ऑफ वेरिएबल से कम हो। और दूसरा, अगर ये फाइनाइट फील्ड होगा तो उसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। और फाइनली अब हम लेने वाले हैं क्वेश्चन कि कंसीडर अ सिस्टम Ax इक्वल टू 0, सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन है वेयर ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 6x5। कोई मैट्रिक्स आपको नहीं दिया रहेगा, कोई इक्वेशन नहीं दिया रहेगा, लेकिन सब कुछ पूछ लिया जाएगा आपसे इक्वेशंस के बारे में। वेयर ए इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 6x5 का मैट्रिक्स एंड सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम इज गिवन बाय Ax इक्वल टू 0, मतलब होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। अब ये एक्स सॉल्यूशन दे दिया गया है डायरेक्ट आपको कि वो सॉल्यूशन क्या आ रहा है उसका। जैसे हम लोगों ने अभी सॉल्यूशन फाइंड किया है, यहाँ पे देखिए ये सॉल्यूशन हो गया मेरा, ये सॉल्यूशन हुआ ना कि ये 3 टपल में सॉल्यूशन हुआ। इस तरह से डायरेक्ट यहाँ x इक्वल टू सॉल्यूशन दे दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कितना होगा, ठीक है। नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट, सॉरी, रैंक ऑफ द मैट्रिसेस कितना होगा। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि रैंक ऑफ द मैट्रिसेस कितना होगा। तो इसमें कितने इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, देखिए एस एंड टी, इसमें 2 ही इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, ठीक है। और हमें फॉर्मूला मालूम है क्या कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस रैंक ऑफ ए। नंबर ऑफ वेरिएबल इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल किसके बराबर होता है, अगर 6x5 m×n का मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ वेरिएबल कितना होगा, n होगा। उस तरह से यहाँ 6x5 का मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ वेरिएबल कितना होगा, 5 होगा। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है, नंबर ऑफ वेरिएबल है, तो हम यहाँ से आसानी से रैंक निकाल सकते हैं, रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3। सो इस लेक्चर्स में इतना ही। हमें उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।